गोरी कभी काली ऐनक लगाए नदी के पास बैठी हुई थी। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। काफी सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कव्वे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हा, देख लो, देख कर बताओ। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो। मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कवि अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज। उसने मुझे पसंद कर लिया है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी। शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कवि के घर जाता है। गौरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। कौवे जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा, मैं गौरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिठू के खेत में जाता है। मिठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे, मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी बेटी, मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कफे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कवि के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कवि के घर जाता है। काव्य, आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊंगा, मैं मीठी खीर ले आऊंगा। कालू जी, मेरी खातिर कर कर दिखाना। मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी, आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा, मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो, मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर, वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है। वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है, नीली नीली आंखें हैं उसकी। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गोरी कवि के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या अब मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो।
अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हा, हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गोरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कभी पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी, अब ये ऐनक उतार भी दो। क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गोरी कवि की इस बात से कालू कवि को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती, माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कवि अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। हा, गौरी, अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कवि हंसने लगती है। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गोरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गोरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गोरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहेगी, मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। ऐ ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गोरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गोरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे। तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं।
जंगल से निकाले जाने पर गोरी कभी नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गोरी कभी छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कभी, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कभी ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कभी, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गोरी कभी ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गोरी कभी कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गोरी, ये भी मेरा दोस्त है। ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कभी कौन है? फिर मीनू मौसी गोरी कभी के बारे में सारा बताती है। अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवे जी? हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था। मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कव्य जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूंगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कव्य जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कभी को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कभी कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कभी अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नरम होगा। रुक जाओ चील, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पंख मत लगाना। अरे वाह कव्वी, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरा मुकाबला कर सके। तभी गोरी का पति भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मुकाबला करता हूँ। गोरी कभी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है। तभी चील कौवे पर हमला करती है। कौवा पहले से ही बहुत बीमार था, वो एक बार में ही मर जाता है। कौवे को मारकर चील गोरी कभी के पीछे जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे कव्वी, क्या तू मुझे उस कौवे से डराएगी जो मेरे एक वार से ही मर गया है? मैं सच में बहुत मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उसे खा गई। नहीं मम्मा, पापा को बहुत बड़ी बीमारी थी। आपके कारण तो वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। मम्मा, आप मनहूस नहीं हो, आपके कारण तो हमने जीवन में खुशियाँ देखी हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हाँ माँ, देख लेना, हम जरूर जिंदा जाएंगे क्योंकि आप मनहूस नहीं हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चील कौवे के परिवार पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी आते ही चील की आंखों में चोंच मारती है, जिससे चील को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दर्द से चीखती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कभी और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब गोरी कभी को मालूम हो गया था कि वो मनहूस नहीं है। गोरी के जंगल वाले पक्षी आकर गोरी कभी को वापस उसके जंगल ले जाते हैं।
जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। सुबह सुबह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर गौरी कवि का इंतजार कर रही थी। गौरी, आज इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें पता है ना कि आज हमें भोजन लेने दूर घने जंगलों में जाना है। हाँ चिड़िया सहेली, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। गौरी, भला आँख कैसे खुलती? तुम तो देर तक रात मेरे पास ही बैठी रही हो। अच्छा चिड़िया, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से पानी पी लेंगे, फिर घने जंगलों में जाएंगे। गौरी कवि और रानू चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। वो दोनों नदी पर पानी पी रही थी। तभी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपी हुई चील उन दोनों को देख रही थी। अरे वाह, आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। अब किसी न किसी तरह इस चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर इसका शिकार करना ही होगा। मगर चिड़िया के साथ ये काली का भी इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी चील एक प्लान बनाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर से रोने की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। गौरी बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों चील के पास जाती हैं। क्या हुआ चील, आप इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जंगल में अकेली हो गई हूँ। ना मेरे पास माँ है और ना रहने को कोई घर। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस चील को जानते तक नहीं हैं। इसको अपना दोस्त बनाना ठीक नहीं है। गौरी बहन, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, इसकी माँ नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, जो मेरा दर्द समझ पा रही हो। गौरी बहन, मेरे पुराने वाले घोंसले को चील को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गौरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। फिर चिड़िया अपने घर के पास पुराना घोंसला चील को दे देती है। अगले दिन गौरी कवि और रानू चिड़िया बैठी हुई थी कि चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। तुम तो माँ के खोने का दर्द अच्छी तरह से जानती हो। हाँ चील, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज से आप भी हमारी दोस्त हैं। चिड़िया, अगर तुम्हें चील के साथ रहना है तो रहो, फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ गौरी, जब तुम चिड़िया की दोस्त बनी थी, क्या तुम पहले से जानती थी चिड़िया को? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। जब चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हाँ गौरी बहन, समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। चील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो गौरी बहन आपको क्यों दिक्कत है? देख रानो, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरा भला सोचना मेरा फर्ज है। मुझे लगता है कि तुझे इस चील से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर गौरी कवि नाराज होकर बाहर चली जाती है। गौरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखकर चील बहुत खुश होती है, क्योंकि चिड़िया और उसके बीच में गौरी कवि एक कांटा था जिसे वो हटाना चाहती थी। चील, मुझे गौरी के पीछे जाना होगा, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये कवि यहाँ से जाएगी तो मैं चिड़िया का शिकार कर लूंगी, लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ से चली गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए चिड़िया, तुझे तो मेरा शिकार बनना ही होगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। गौरी कवि वहीं खिड़की में छुपी बैठी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे पता था चील कि तू दोस्त की खाल में छुपी हुई दुश्मन है, मगर अब जो भी हो जाए मैं अपनी दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है और वो रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप चील को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। ऊपर वाले ने उसकी माँ छीन ली है और आप इस समय में उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। चिड़िया, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो चील तुम्हें खा जाएगी।
गोरी बहन, वो हमसे दोस्ती करने आई थी, आप उसे शिकारी कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ चिड़िया, मगर याद रखना, जो सीधा होता है सबसे पहले उसी का शिकार होता है। गोरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि से दोस्ती टूटने के बाद रानो चिड़िया कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। उधर शिकारी चील बेसब्री से चिड़िया का शिकार करने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ दिनों तक जब चिड़िया बाहर नहीं आती तो चील से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ घने जंगल में चलोगी? वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। चील, आपसे दोस्ती करने से मेरी और गोरी की दोस्ती टूट गई। अब मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि गोरी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। सच्चाई तो ये है चिड़िया कि हम जैसी चीलों पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन चिड़िया, सच बताऊँ तो सभी चीलें एक जैसी नहीं होती। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि सब चीलें एक जैसी नहीं होती हैं, मगर मैं गोरी कवि को कैसे बताऊँ? चिड़िया, उसे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें घने जंगलों में जाना होगा। वहाँ जाकर दोनों पेट भरकर फल खाएंगे और उसके बाद हम गोरी कवि के लिए ढेर सारे मीठे फल लेकर आएंगे। हाँ, जब गोरी कवि को पता चलेगा कि ये मीठे फल चील लाई है तो वो आपकी सही से पहचान करेगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ चिड़िया, चलो अब जल्दी से चलते हैं। फिर वो चील चिड़िया को लेकर घने जंगलों में चली जाती है। रानू चिड़िया मीठे फल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भरकर मीठे फल खाती है। वहीं चील चिड़िया को फल खाते हुए देखकर सोच रही थी, नादान चिड़िया, तू पेट भरकर फल खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। चील दोस्त, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, मगर मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो आप भी मीठे मीठे फल खा लें। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मीठे फल जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे मीठे फल खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त जो हो। चील, आप सच में बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा चील, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या चील, तुम मुझे खाना चाहती हो? मगर क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तू बड़ी भोली है चिड़िया, तुझे खाने के लिए ही तो तुझसे दोस्ती की है मैंने। इतना कहते हुए चील रानो चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। तुम्हारी दोस्त गोरी ने ठीक ही कहा था कि मुझसे दोस्ती ना करो, मगर तुमने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। आज तो मौत के मुंह में फंस गई है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपनी सच्ची दोस्त गोरी की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी कवि को मालूम था कि वो चील कभी भी चिड़िया पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो चिड़िया के साथ साथ ही रहती थी। वो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा कर कर वहाँ आती है। रुक जा चील, अगर मेरी दोस्त को जरा भी खरोच आई तो तेरा बचना नामुमकिन है। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील से जान बचने के बाद रानो चिड़िया की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो गोरी का करो, क्योंकि अगर वो हमें सही समय पर ना बताती तो आज तुम यहाँ ना होती। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चिड़िया, दोस्ती में कोई माफी नहीं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले अपनी दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो काम आए वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गोरी कवि की आंख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गोरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम?
आधी रात को गोरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है। अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गोरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गोरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गोरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गोरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गोरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गोरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गोरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ आप? रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गोरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहें तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गोरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कौवे की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गोरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गोरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, गोरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गोरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गोरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गोरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गोरी कवि रात भर कालू कौवे के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गोरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गोरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता।
अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी जल्दी लौट आना। गौरी तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गौरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गौरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गौरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गौरी कवि 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है जिसका गौरी कवि को पता नहीं चलता। घर जाकर गौरी कवि तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गौरी कवि को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गौरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गौरी कवि अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गौरी कवि वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कवि की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा, जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या? मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गौरी कवि के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी।
वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गौरी कवि अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कवि, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया जा, चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी कवि दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी। उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।